मासूम मोहब्बत पार्ट 5। अभी वो बोल ही रहा था कि मोक्ष मान एक साथ बोले। मोक्ष ने केविन के सीने में जो हाथ रखा था उसे उसकी शॉर्ट के अंदर डालता है और अंदर से कुछ निकालता है। फिर उसे अपनी सर्द नज़रों से देखने लगता है। केविन उसे देख अपने दांत दिखाते हुए बोला। असल में केविन ने अपनी शर्ट की पॉकेट में एक बिल्ला रखा हुआ था जिसमें व्हाइट ईगल का लोगो बना हुआ था। लेकिन मोक्ष ने जब उसके सीने में हाथ रखा था तब उसे वहाँ कुछ फील हुआ था। उसे समझ में आ गया था ये क्या है, और वो ये भी जान गया था कि केविन नाटक कर रहा है। केविन उसे देख के कहता है, यार वो मैं हमेशा ही इसे रखता हूँ, अब किंग का खास आदमी हूँ तो ऐसे बाहर दिखा के तो नहीं घूम सकता ना, इसीलिए हमेशा जेब में रहता है। उसकी बात सुन मान उसे देख कहता है, और इसी किंग के लोगों के कारण तुम अब तक जिंदा हो और हमें परेशान कर रहे थे। लेकिन एक मिनट, जब तुझे कुछ हुआ ही नहीं तो ये एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे मर रहा हो। मान की बात सुन केविन मोक्ष को देखते बोला, वो बस देखना चाहता था मेरे जाने से किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं। केविन की बात सुन मोक्ष उसको घूर के देखता है और हाथ में पकड़ा हुआ लोगो उसकी सीने में फेंक उठ जाता है। मान केविन की बात सुन उसे देखने लगता है, फिर उसकी सोट की तरफ इशारा करते हुए, अगर तुझे कुछ हुआ ही नहीं तो ये खून कैसे। मान की बात सुन केविन अपने शॉट की तरफ देखते हुए बोला, ये तो इन आदमियों का है, इनसे फाइट करते वक्त शर्ट पर लग गया था। मान केविन को घूर के देखता है। नौटंकी बाज कहकर वो भी उठ जाता है। केविन उन दोनों को खड़ा देख खुद पे उठता है, लेकिन तभी वो लड़खड़ा जाता है कि तभी उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ के मोक्ष और मान उसे ठीक से खड़ा कर देते हैं। केविन उन दोनों को देख के स्माइल करने लगता है। उसे हंसता देख दोनों तुरंत उसका हाथ छोड़ देते हैं। केविन उनसे कुछ कहता है कि तभी कोई पीछे से आकर उससे लिपट जाता है और केविन अपनी जगह जम जाता है। मोक्ष मान जब उसके पीछे देखते हैं तो दोनों उसे एक नज़र देख अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। मोक्ष जब गाड़ी में आता है तो देखता है सुहानी अभी भी बेहोश थी। मोक्ष गाड़ी में बैठ जाता है और एक झटके से सुहानी को अपनी गोद में खींच लेता है। इधर केविन को जैसे ही उस छुअन का एहसास होता है तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। केविन धीरे से पीछे मुड़ता है तो देखता है गीता उससे लिपटे हुई थी। गीता को देख केविन को थोड़ा हैरानी भी होती है, क्योंकि गीता के हिसाब से वो केविन से आज पहली बार मिली थी। तो फिर ये सब सोचते हुए ही गीता को देखे जा रहा था, जो उसे ही अपनी भीगी पलकों से देख रही थी। केविन कुछ देर उसे ऐसे ही देखता है, फिर अपनी रूड वॉइस में, मैंने तुम्हें कार से उतरने से मना किया था ना, तो तुम क्यों उतरी। केविन की बात सुन गीता सहम जाती है और वो अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, वो आपको गोली मारने वाला था, फिर उसे देख पर आपको गोली लगी थी, आप ठीक तो है ना। केविन उसे अपनी फिक्र करता देख अंदर से बहुत खुश होता है, लेकिन अपने चेहरे में आने नहीं देता और वैसे ही रूड होके कहता है, तुम्हें उससे क्या, अगर मुझे लगी भी होती तो। गीता उसकी बात सुन अपने मन में कहती है, ये तो सही कह रहे हैं, मुझे इनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, मैं इन्हें आज ही तो मिली हूँ, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। केविन उसको सोचता देख अपनी सर्द आवाज में बोला, फालतू का दिमाग मत चलाओ, इतना भी तेज नहीं चलता है जो इतना सोच रही हो, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। इतना बोल वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बिना पीछे मुड़े ही कहता है, मुझे वो लोग भी बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी बातों को नहीं मानते। इतना बोल वो कार की तरफ बढ़ जाता है। गीता उसे जाते हुए देखकर, पर मैं तो इनकी ही मदद करने के लिए कार से बाहर आई थी, और ये काम मुझे वो नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, उससे अच्छा तो नहीं आती, बोल अपना मुंह बना लेती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। मोक्ष की कार में सुहाने को अब होश आ गया था। असल में उसे होश तो मोक्ष के ऐसे अचानक खींचने से आया था। सुहानी जब आँख खोलती है तो उसकी नज़र मोक्ष पर जाती है, जो उसे ही अपनी गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। सुहानी मोक्ष को देख के कहती है, "हब्बी मैं सो गई थी क्या?" सुहानी की बात सुन मोक्ष उसके बालों को सहलाते बोला, हाँ रैबिट, तुम्हें नींद आ गई थी। उसकी बात सुन सुहानी अपना सिर घुमा के बाहर की तरफ देखती है, जहाँ अब सब क्लियर था, जो मोक्ष ने अपने आदमियों से क्लियर करने को कहा था। सुहानी अब मोक्ष को देख के, अब हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था वो ठीक हो गया। मोक्ष सुहानी के गालों में पिंच करके हाँ मैंने अपना सिर हिला देता है, फिर झुककर उसके माथे को चूम कर बोला, चलो अब नो मोर क्वेश्चन। इतना बोल मोक्ष सुहानी को फिर से अपने सीने से चिपका देता है, तो सुहानी भी अब कोई सवाल नहीं करती। उनकी कारों का काफिला अब वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसने केविन पर गोली चलाई थी, वो अभी भी उसी पेड़ के पीछे छिपकर उनकी कार को जाता हुआ देख रहा था। उसने जब केविन को सही सलामत देखा तो हैरान हो गया था, क्योंकि उसने गोली बिल्कुल निशाने पर चलाई थी और उसका निशाना आज तक नहीं चुका था। वो तो यही सोच रहा था कि अगर उसने गोली सही जगह पर मारी थी तो केविन जिंदा कैसे है, वो शख्स यही सोचे जा रहा था। फिर जब वो सब वहाँ से निकल गए तो वो भी पीछे मुड़ के जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हैरान रह जाता है। वो शख्स यही सोचे जा रहा था
फिर जब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं तो पीछे मुड़ के जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हैरान रह जाता है। उसने पीछे देखा तो पीछे किंग के गार्ड खड़े थे। वो शख्स उन गार्ड को देख हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और ऐसे मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो?" गार्ड उसकी तरफ देखते हैं, फिर आगे बढ़ के उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो शख्स की तो डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। वो जानता था कि ये किंग के आदमी हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था, किंग क्यों ऐसे उनके काम के बीच में आ रहा है। अब भाई तुम किंग पर हमला करोगे, तो किंग चुप थोड़ी रहेगा ना। वो शख्स डरते हुए बोला, आप सब कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे तुम जानते नहीं हो मैं किसका आदमी हूँ। लो कर लो बात। बंदा भी मौत के मुँह में खड़ा है, लेकिन इसको फिर भी ये बताना है कि वो किसका आदमी है, ये जानते हुए भी कि किसके सामने बोल रहा है। अब जिसे खुद नहीं पता कि उसने किस पर हमला करवाया है, उसे ये लोग बताएँगे कि वो किसका आदमी है, मतलब हद होती है। लेकिन किंग के गार्ड उसे इग्नोर करके अपने साथ ले जाते हैं खुराना पैलेस। मोक्ष खुराना पैलेस आ गया था। वो सुहानी को बाहर निकाल के अंदर की तरफ जाने लगता है कि वहाँ एक और कार आके रुकती है, जिनमें से केविन और गीता बाहर आते हैं। केविन कार से उतर के गीता की तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ बढ़ा देता है। गीता उसके हाथ को देख उसे देखने लगती है, फिर उसके हाथ को और फिर उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। केविन के फेस में एक छोटी-सी स्माइल आ जाती है। फिर वो गीता को बाहर निकालता है। गीता जैसे ही बाहर आती है, घर को देख चौंक जाती है। उसके मुँह से निकलता है, "वाओ! ये घर है या महल?" गीता की बात सुन केविन उसे देख के कहता है, "ये खुराना पैलेस है। तुम अब से यहीं रहोगे।" उसकी बात सुन गीता उसे अपना मुँह खोले देखने लगती है। केविन उसे देख के कहता है, "मुँह बंद करो और अंदर चलो।" इतना बोल वो गीता का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है। इधर हॉल में सभी बैठे हुए थे। निहारिका जी, राज जी से कल की होने वाली पूजा के बारे में बातें कर रही थी। तभी आर्यन उछलते हुए मेन डोर की तरफ देख के कहता है, "बन्नी भाई आ गए।" निहारिका जी आर्यन की बात सुन दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़े अंदर ही आ रहा था। उसी के पीछे केविन गीता का हाथ पकड़ते हुए आ रहा था कि तभी आर्यन मोक्ष के पीछे देखते हुए बोला, "भाई ये कौन है?" उसकी बात सुन मोक्ष जो अंदर आ गया था सोफे में बैठते हुए सामने देखता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। आर्यन उसे कुछ ना बोलता देख केविन को देखता है, जो अब अंदर आ गया था। आर्यन उसे देख अपनी आंखें बड़ी करके चिल्ला के कहता है, "भाई आपने भी तो शादी नहीं कर ली?" उसकी बात सुन राज जी और निहारिका जी केविन को देखने लगते हैं। निहारिका जी केविन को देख कहती है, "केविन क्या ये सच है?" गीता अपनी आंखें बड़ी करके सबको देखने लगती है। उसने तो आज पहली बार परिवार देखा था, लेकिन उसने जैसे ही आर्यन की बात सुनी वो अपने होश में आई और केविन को देखने लगती है। केविन एक नज़र गीता को देखता है, आर्यन को घूरने लगता है, फिर निहारिका जी को देखते हुए कहता है, "नो मॉम, ये तो प्रिंसेस की दोस्त है, आज से यहीं रहेंगे।" फिर गीता को देख इनका कोई नहीं है प्रिंसेस के सिवा, और प्रिंसेस यहाँ आ गए हैं तो ये वहाँ अकेली पड़ गई थी, इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। प्रिंसेस को भी अच्छा लगेगा और इन्हें भी परिवार का प्यार मिल जाएगा। इन्होंने परिवार क्या होता है कभी नहीं जाना, इसीलिए ले आए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मॉम, इनके यहाँ रहने से? केविन की बात सुन गीता उसे देखने लगती है। उसकी आँखों में नमी आ जाती है। निहारिका जी गीता के पास आ उसे गले लगाते बोले, "नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आज से हमारे साथ रहेगी, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। अब से हम इसकी फैमिली है, जैसे सुहानी हमारी बच्ची है, ये भी वैसे ही रहेगी।" निहारिका जी की बात सुन गीता रोने लगती है, फिर उनको कस के गले लगाते हुए बोली, "सच में मॉम?" इतना कह के वो चुप हो जाती है, फिर उनसे दूर होकर अपनी सर नीचे किए हुए बोली, "क्या मैं भी आपको मॉम बुला सकती हूँ?" गीता की बात सुन निहारिका जी उसको देख के सिर में हाथ रख के कहती है, "क्यों नहीं बेटा, तुम बुला सकती हो।" सुहानी दोनों को देख उछलते हुए उनके पास आकर बोली, "मम्मा, तो क्या गीतू भी अब हमारे साथ रह सकती है ना? वैसे अभी ने कहा है कि अब से हम दोनों साथ में रहेंगे और आगे पढ़ाई भी करेंगे।" सुहानी इतना बोल टुकुर-टुकुर निहारिका जी को देखने लगती है। निहारिका जी सुहानी के गालों में प्यार से हाथ रख के कहती है, "हाँ बच्चा, आपकी दोस्त यहाँ रह सकती है।" आर्यन बीच में कूदते हुए बोला, "इसका मतलब हम तीनों अब से साथ में कॉलेज जाएँगे और खूब सारी मस्ती करेंगे।" उसकी बात सुन सुहानी की आँखें चमक जाती है और वो आर्यन को देखते हुए बोली, "आरो क्या तुम सच कह रहे हो?" आर्यन जल्दी से अपना सिर हिला देता है और सुहानी गीता को हग कर देता है, लेकिन 2 जोड़ी आँखें उनको ऐसे देख के सर्द हो गई थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं मोक्ष और केविन ही थे, जो आर्यन को अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। निहारिका जी उनको ऐसे देख मुस्कुराने लगती है, फिर उनको देख के कहती है, "अच्छा, ये सब बाद में करना, और गीता को देख बेटा, तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है?" उनकी बात सुन गीता धीरे से बोली,
जी, गीता, निहारिका जी उसके सिर पर हाथ फेर के बहुत प्यारा नाम है। निहारिका जी अब सबकी तरफ देखते बोले, अच्छा तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आप सबके लिए खाना लगवा देती हूँ। इतना बोल निहारिका जी किचन की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर केविन को देख के कहती है, केविन गीता को अपने बगल वाला कमरा दिखा देना, वो वहीं रहेगी। केविन यस मॉम कहता है तो निहारिका जी किचन में आ जाती है, बाकी सब फ्रेश होने चले गए और आर्यन राज जी वहीं सोफे में बैठ जाते हैं। मोक्ष का कमरा, मोक्ष और सुहानी अपने कमरे में आ जाते हैं। मोक्ष जैसे ही कमरे में आता है और दरवाज़ा बंद करके सुहानी को अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी उसके ऐसे करने से चौंक जाती है। मोक्ष सुहानी को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा होता है। मोक्ष सुहानी को देख अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन को हक करने की? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी पहली आखिरी पसंद सब कुछ मैं हूँ, तो तुमने उसे बिना मेरी इजाज़त के गले कैसे लगाया? सुहानी मोक्ष को अजीब नज़रों से देखने लगती है, मतलब हद है, बंदे को तो अब अपने भाई से भी जलन होने लगी है। सुहानी मोक्ष को देख मासूम सा चेहरा बना के कहती है, अभी वो तो हम खुशी मना रहे थे ना, अब हम साथ में कॉलेज जाएंगे और वो मेरा प्यारा सा दोस्त है। आपने देखा नहीं, आरव बिल्कुल मेरी तरह है, क्यूट, देखिए कितना। बोल सुहानी अपने होठों का पाउट बना के बार बार अपनी पलकें झपकाकर मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष तो सुहानी को होठों को देखकर उसका गला सूखने लगता है। वो सुहानी की कमर को पकड़ के अपने और करीब करके बिना रुके उसके होठों में अपने सख्त होंठ रख देता है। सुहानी उसके ऐसे सडन एक्शन से तो शॉक हो जाती है और अपनी पलकें झपकाने लगती है। मोक्ष सुहानी के होठों को शक करने लगता। उसने जब देखा सुहानी अपना मुंह नहीं खोल रही है तो उसके होठों को काटने लगता है, जिससे सुहानी का मुंह खुल जाता है। मोक्ष उसी का फायदा उठाकर अपनी टंग उसके मुंह में एंटर करता है और पूरे मुंह को स्मूथ करने लगता है। मोक्ष अब उसकी टंग को अपने होठों से सक करने लगता है। मोक्ष के हाथ अब सुहानी की पीठ को सहलाने लगते हैं। सुहानी को तो उसका ऐसा उसके करीब आना उसके अंदर अजीब सी बेचैनी कर रहा था। उसके हाथ खुद मोक्ष के कंधे में कस जाते हैं। मोक्ष आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सुहानी के होठों को छोड़ उसके गले में किस करने लगता है। सुहानी लंबी-लंबी सांस लेने लगती है और उसके मुँह से सिसकियाँ निकलने लगी। सुहानी की आवाज़ सुन मोक्ष तो अब खुद से पूरा कंट्रोल खो देता है। वो सुहानी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाता है और उसे धीरे से बेड पर लिटा देता है। खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आँखों में जुनूनियत से देखने लगता है। सुहानी का चेहरा लाल हो रखा था और वो मोक्ष को ऐसे देखने से अपनी पलकें नीचे कर देती है। मोक्ष बिना किसी देरी के फिर से उसकी होठों पर टूट पड़ता है। मोक्ष वाइल्ड होता जा रहा था और वो सुहानी के लिप्स कॉलर बोन में किस के साथ बाइट भी करने लगता है। सुहानी को अब बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन मोक्ष से अब कंट्रोल नहीं होता। वो सुहानी के डायनिम को उतारने लगता है। सुहानी को जब इसका एहसास होता है तो उसे रोकते बोली, अब भी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मोक्ष ने अब उसके कपड़े हटा दिए थे। मोक्ष सुहानी को देखता है, जो अब सिर्फ अपने इनरवियर में थी। सुहानी की आंखें नम थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। मोक्ष सुहानी की आंखों को चूम लेता है और प्यार से उसके कॉलर बोन में बने निशानों को सक करने लगता है। मोक्ष धीरे धीरे उसकी बॉडी में किस करने लगता है, लेकिन मोक्ष वाइल्ड होके नहीं, प्यार से चूम रहा था। सुहानी के उसके ऐसे प्यार से चूमने से बहुत अच्छा लगता है। मोक्ष अब ऊपर आ सुहानी के होठों को फिर से चूमने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो सुहानी को देखता है जिसके चेहरे में थकान थी। मोक्ष सुहानी के माथे को चूम लेता है, फिर उसके ऊपर से ओठों से अपनी गोद में उठा के वॉशरूम की तरफ ले जाता है। मोक्ष सुहानी को देख के कहता है, आज के लिए इतना ही, ये तुम्हारी सजा थी। आज के बाद किसी भी लड़की के करीब मत जाना, नहीं तो आज तो छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा और शायद 2 दिन तक तुम कमरे से बाहर भी नहीं जा पाओगी। मोक्ष की बात सुन सुहानी उसके सीने में अपना मुँह छुपा लेती है और मोक्ष उसे देख मुस्कुराने लग जाता है। मोक्ष सुहानी को वॉशरूम में ले जाता है और उसके लिए बाथटब में पानी भर उसमें बैठा के उसे बाथ देने लगता है। करीब 15 मिनट बाद मोक्ष सुहानी को अपनी गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आता है। इस बार भी सुहानी एक टॉवल में थी और मोक्ष बाथरूम से बाहर आता है और उसे ड्रेसिंग के सामने बैठा के उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। सुहानी का चेहरा बाथ लेने से और शर्म से सुर्ख लाल हो रखा था। सुहानी मिरर से मोक्ष को ही देखे जा रही थी और मोक्ष उसके बालों को सुखा रहा था। मोक्ष को जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है, तो वो नज़रें उठा के सुहानी को देखता है, जो उसे ही देख रही होती है। मोक्ष उसे देख स्माइल कर
फिर हेयर ड्रायर नीचे रख के सुहानी को फिर से गोद में उठा के क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है और सुहानी उसके बाथरोब को पकड़ के उसके सीने में सिर छिपा लेती है। केविन गीता को कमरा दिखा देता है और उसको सारी बातें समझाकर जाने लगता है। गीता उसे देखकर रोकती है। सुनिए, केविन के कानों में जैसे ही गीता की आवाज़ पड़ती है, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और अपनी आंखें खोल उसे देखने लगता है। तो गीता उसके पास आकर कहती है, जी थैंक यू सर, मदद करने के लिए और मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। कावन उसकी बात सुन उसे आर्यन का गीत को गले लगाना याद आता है और वो गीता की तरफ देख के कहता है और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी सख्त आवाज़ में बोलता है, तुम्हें फैमिली मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से भी चिपकती रहो। अगली बार से याद रखना, ज़्यादा किसी के क्लोज आने की कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। गीता उसकी बात सुन उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। उसे तो उसको समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहता है। केविन भी गीता की आंखों में देखते हुए उसके सवाल को समझकर अपने दांतों को पीसते हुए बोला, अगली बार किसी भी लड़के के करीब गई तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। इतना बोल वो गीता को छोड़ देता है। केविन अब रूम से बाहर जाने लगता है लेकिन फिर रुककर बिना पीछे देखे बोला, फ्रेश होके नीचे खाने के लिए आ जाना, और हाँ, इस घर में किसी को भी खाने के लिए इंतजार करना पसंद नहीं है। इतना बोल वो वहाँ से निकल जाता है। गीता उसके जाने के बाद मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं कब किसी के करीब गई, मैंने तो आज तक किसी को आंख उठाकर तक नहीं देखी इस फैमिली के अलावा। और वैसे भी ये फैमिली कितनी अच्छी है, सब कितने प्यार से बात करते हैं। फिर मुंह फुला के, मैं तो जाऊंगी सबके करीब, नहीं डरती मैं आपसे, बड़े आए मुझे धमकी देने वाले। फिर नम आंखों से, इतनी मुश्किल से सुहानी की वजह से ही सही मुझे परिवार मिला है। गीता दरवाजे की तरफ देखते हुए इतने प्यार से थैंक यू कहा था, वेलकम ही बोल देते, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपने एटीट्यूड में रहना है, अकड़ू कहीं के। केविन को सुनाने के बाद वो बाथरूम में चली जाती है। खुराना पैलेस डाइनिंग टेबल में सब लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे। मोक्ष और सुहानी अगल बगल बैठे थे और गीता और केविन भी साथ में बैठे थे। मोक्ष और सुहानी का खाना एक ही प्लेट में रखा हुआ था। मोक्ष सुहानी को अपने हाथों से खिला रहा था और ये देख वहाँ सब मुंह खोले देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही मोक्ष खुराना है जिसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और आज वही मोक्ष खुराना एक ऐसी लड़की के साथ एक ही थाली में खाना खा रहा है जिसने पूरे खाने को अपने मुंह और प्लेट में फैलाया हुआ था। असल में पहले सुहानी खुद ही खा रही थी, लेकिन वो जिस तरह से खाना खा रही थी उसे देख मोक्ष उसे घूरने लगता है और उसकी प्लेट अपनी तरफ करके उसके मुंह को टिश्यू पेपर से साफ करके उसे खिलाने लगता है। मोक्ष सुहानी को वैसे ही खाना खिलाते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे देखने से आप लोगों का पेट नहीं भरने वाला। उसकी आवाज़ सुन सब वापस सेंस में आते हैं। मोक्ष भी एक नज़र सबको देखता है तो सब जल्दी से अपनी नज़र नीचे करके अपना अपना खाना खाने लगते हैं। वो समझ चुके थे कि अब से द मोक्ष खुराना का ऐसा अवतार उन्हें रोज़ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसने शादी ही ऐसी लड़की से की थी जिसका वो नैनी बना हुआ था। निहारिका जी खाते हुए मोक्ष को देख के कहती है, मोक्ष, हमने कल घर में पूजा रखी है, अब हम बाकी की कोई रस्में तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी शादी हुई है, इसीलिए हमने तुम्हारे और सुहानी के सुखी जीवन के लिए घर में छोटी सी पूजा रखी है, अब तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। मोक्ष उनकी बात सुन कुछ नहीं कहता। तो निहारिका जी राज जी को देखती है, फिर मोक्ष को देखने लगती है, फिर थोड़ा हकलाते हुए कहती है, मोक्ष, वो इतना बोल पाती है कि फिर राज जी को एक नज़र देखती है, जो अपनी पलकें झपकाकर उन्हें बोलने का इशारा करते हैं। मोक्ष उनको देख कहता है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, बोलिए क्या कहना है आपको। निहारिका जी उसको देख धीरे से कहती है, मोक्ष, वो कल तुम्हारे चाचा भी आ रहे हैं। निहारिका जी की बात सुन मोक्ष, जो सुहानी को खाना खिला रहा था, उसके हाथ रुक जाते हैं और वो निहारिका जी को देखने लगता है। फिर अपनी कठोर आवाज़ में बोला, उनको बुलाने को किसने कहा, और मैंने मना किया था ना कि कोई भी मेरी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। तो फिर उन्हें किसने बताया। निहारिका जी उसे गुस्सा होते हुए देख तुरंत कहती है, नहीं मोक्ष, उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो कल आरोही फरहान से आई है और कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है, वो बस उसे यहाँ छोड़ने आ रहे हैं। तुम्हें पता है आरोही को वहाँ से ज़्यादा यहाँ रहना पसंद है। उनकी बात सुन मोक्ष कुछ नहीं कहता और उठ के जाने लगता है, लेकिन फिर सबको एक नज़र देखने के बाद बोला, उन्हें मेरे और सुहानी के रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एक बात और, मेहमान बन के आ रहे हैं तो मेहमान की तरफ अदा भी कर दीजिएगा। सर पर बिठाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। सब जल्दी से अपना सिर हिला देते हैं। मोक्ष सुहानी को देख के कहता है, मैं स्टडी रूम में काम कर रहा हूँ, तुम रूम में जाकर सो जाना। वो सुहानी जल्दी से अपना सर हिला देती है तो मोक्ष भी वहाँ से सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। सबको पता था मोक्ष और उसके चाचा जी की कभी भी नहीं बनती है, और वो क्यों, वो मोक्ष के सिवा कोई नहीं जानता था। सबका डिनर हो जाने के बाद सब अपने अपने रूम में जाते हैं। स्टडी रूम, मोक्ष अपने डेस्क में बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था। उसी वक्त उसके स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन मोक्ष अभी अपने फाइल में घुसा हुआ था। उसे पता था कौन आया है। मोक्ष बिना सर उठाए ही कहता है,
काम हो गया? मोक्ष की बात सुन केविन उसके बगल वाले चेयर में बैठते बोला, हो गया, क्या करना है अब उसके साथ? सवाल सुन मोक्ष फाइल से नज़र हटाकर केविन को देखता है और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से केविन को देखता तो कुछ छिपाते हुए बोला, करना क्या है? उसने मेरी फैमिली को टारगेट किया है, उसकी सज़ा तो मिलेगी ना, उसे वो भी किंग स्टाइल में। बोलते हुए मोक्ष के फेस में खतरनाक मुस्कान थी। मोक्ष की वो मुस्कुराहट देख केविन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो अपने मन में सोचता है, ये डेविल सुहानी के साथ वाला स्वीट डेविल ही अच्छा लगता है, ये राक्षस वाले अवतार में नहीं। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में मोक्ष की वॉइस पड़ती है, जो उसे देखते हुए बोल रहा था, मैं किसके साथ कैसा हूँ उसके बारे में मत सोचो, ये सोचो अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारे साथ कैसे हो सकता हूँ। तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसकी धमकी सुन केविन की तो रीढ़ की हड्डी तक काँप जाती है। मोक्ष स्टडी रूम से निकल जाता है तो केविन भी डरते उसके पीछे आ जाता है। डार्क रूम, एक शख्स जो चेयर से बंधा हुआ था, उसके चेहरे में कई निशान थे। उसकी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी। उसके अगल-बगल गार्ड खड़े थे और वो शख्स उन सबको चिल्लाते हुए बोल रहा था, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम सबकी लाशें तक नहीं मिलेगी। उसकी बात सुन एक गार्ड हँसते बोला, देखो इस चूजे को हमें मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी खुद थोड़ी देर में बॉडी तक नहीं मिलने वाली। उनकी बात सुन उस शख्स के माथे से पसीना निकलने लगा था। वो इतना तो जान गया था, ये जो भी कह रहा है मज़ाक तो नहीं है बिल्कुल। उसे इतना भी पता था कि उसे किंग के गार्ड ने पकड़ा हुआ था, पर किस लिए वो ये नहीं जानता था। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उस डार्क रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक परछाई अंदर आती है और उसी के पीछे 2 परछाइयाँ और आती है। मोक्ष सिगरेट को दबाते हुए अंदर आता है और अपनी किंग साइज़ चेयर में आकर बैठ जाता है और उसी के अगल-बगल केविन और मान खड़े हो जाते हैं। मोक्ष गार्ड की तरफ इशारा करता है। उसके इशारे को देख एक गार्ड आगे बढ़ उस शख्स के चेहरे से पट्टी हटा देता है। जैसे उस शख्स के चेहरे से कपड़ा हटता है तो वो अपनी आँखें कस के बंद करके धीरे-धीरे खोलता है, लेकिन उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। तो अपनी आँखें बंद कर फिर से खोलता है और सामने देखने लगता है। वो जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आँखें डर से फैल जाती है और पूरा शरीर काँपने लगता है। मोक्ष जिसने अपने फेस में मास्क लगाया होता है, उसे अपनी खतरनाक नज़रों से देख रहा होता है। उसके चेहरे में डर देख मोक्ष एवल स्माइल करने लगता है। वो उसके पास आकर कहता है, जब इतना ही डर है मेरा तो मेरे रास्ते में आते ही क्यों हो राका? जी हाँ, ये राका ही था जिसे गुरु ने केविन को मारने के लिए ही कहा था। वो भी मोक्ष के सामने, क्योंकि वो मोक्ष को तड़पता हुआ देखना चाहता था, पर उन्हें क्या पता था वो किससे पंगा ले रहे थे। बेचारे मोक्ष रागा को देख के कहता है, डोंट वरी, आई विल नॉट पनिश यू, यू विल बी पनिश्ड बाय द पर्सन एट हिम यू फायर। उसके बाद सुन रागा की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो इतना तो जान गया था, जरूर मोक्ष का अंडरवर्ल्ड किंग के साथ जरूर कोई नाता है, लेकिन केविन का क्या हो सकता था, क्योंकि उसने तो गोली केविन पर चलाई थी। डोंट थिंक सो मच अबाउट हु नोज हिम, थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू राइट नाउ। मान उसको सोच में गुम देखते हुए बोला। मान के पास सुन राका उसे देखने लगता है। मान ने भी अभी अपने मुंह में ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था, जो उसे ही देख रहा था। केविन उसके पास आता है। केविन ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। केविन उसके पास आकर बोला, अरे मुन्ना इतना मत सोच रे, तू समझ नहीं पाएगा रे। फिर एकदम से उसका गला पकड़ लेता है। इस वक्त उसकी आंखें आग उगल रही थी। राका को तो उसे देख के डर लगने लगता है। वो उसे अपना गला छुड़ाने के लिए अपने सिर को घुमाने लगता है, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। केविन उसका गला झटके से छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही राका जोर-जोर से खाँसने लगता है। उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। केविन राका के करीब अपना फेस ले जाते हुए बोला, इस गलतफ़हमी में मत रहना, तू बच जाएगा। ना, ना, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूँगा। फिर गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, इसके हाथ-पैर काट के दाहिने हाल को डाल देना, बट मेक श्योर इसे कुछ होना नहीं चाहिए। इसकी इतनी खातिरदारी करो कि इसका बॉस भी इसे ना पहचान पाए। मोक्ष राका को एक नज़र देख वहाँ से बाहर निकल जाता है। केविन मान भी उसके पीछे आ जाता है। खुराना पैलेस, मोक्ष और केविन खुराना पैलेस आ गए थे। मोक्ष अपने कमरे में आता है तो देखता है कमरे की सारी लाइट बंद थी, सिर्फ बेड के बगल में रखे टेबल स्टैंड की लाइट ऑन थी। मोक्ष बेड की तरफ देखता है जहाँ सुहानी पिलो की गले लगा के लेटी हुई थी। मोक्ष उसको ऐसे देख के स्माइल करता है। वो उसे देखने के बाद वॉशरूम जाता है। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर बेड की दूसरी साइड आकर लेट जाता है और एक नज़र सुहानी को देख उसे खींच अपने ऊपर लिटा देता है। सुहानी उसके ऐसे खींचने से कसमसाने लगती है, लेकिन फिर उसके सीने में अपनी नाक को रख करके उसके सीने में सिर रख कर वापस सो जाती है। मोक्ष उसकी ये हरकत देख मुस्कुराने लगता है और उसके माथे में किस करके उसके कमर में अपने हाथों को होल्ड कर अपनी आंखें बंद कर देता है। आज दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख पे जल्दी लग जाती है। अगली सुबह आज खुराना पैलेस में सुबह से भाग दौड़ मची हुई थी, क्योंकि आज घर में मोक्ष और सुहानी के लिए पूजा जो थी, सभी नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। निहारिका जी सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, उन्हें डांटे भी जा रही थी। निहारिका जी, अरे सुरेश, घर का एक नौकर, उसे वहां नहीं लगाना है, उससे लेफ्ट साइड सीढ़ियों के ऊपर लगाओ। फिर और नौकरों को देखते हुए, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो अभी सबको डांटे जा रही थी कि तभी वहां राज जी आते हैं और निहारिका को देखते बोले, ओहो नेहा, उन्हें क्यों डांट रही हो, वो कर देंगे ना सारी तैयारी, तुम जाओ तैयार होकर आ जाओ।
सुबह से बस इधर से उधर बजे जा रही हो। निहारिका जी राज जी को देखते हुए बोले, अरे मेरी छोड़िए, वो दोनों तैयार हुए कि नहीं? पंडित जी कभी भी आ सकते हैं। राज जी निहारिका जी को अपने साथ ले जाते हुए बोले, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना मोक्ष टाइम का पक्का है, वो सुहानी को तैयार करके टाइम से नीचे आ जाएगा। निहारिका जी उनकी बात सुन उनके साथ चली जाती है। उन्हें राज जी की बात भी सही लगती है, क्योंकि मोक्ष टाइम का पंचुअल था। मोक्ष और सुहानी का कमरा, मोक्ष जल्दी उठ गया था, वो जिम गया हुआ था, लेकिन जब वो अपने रूम में आता है तो देखता है सुहानी अभी भी सोई हुई है, जिसे देख मोक्ष की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष जिम जाने से पहले सुहानी को उठा के गया था और अब वापस आया तो देखता है वो उसकी प्यारी सी बीवी फिर से सो गई है। मोक्ष बेड की तरफ आता है और सुहानी को उठाने लगता है। रैबिट उठो और फ्रेश होकर तैयार भी होना है तुम्हें। लेकिन मोक्ष के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुहानी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो तो अभी भी घोड़ी बेच के सोई हुई थी। मोक्ष को उसे देख अब गुस्सा आने लगता है। वो सुहानी के कंधे में हाथ रख उसे हिलाते बोला, रैबिट मैंने कहा उठो। लेकिन सुहानी ने इस बार उसके हाथ को पकड़ अपने सीने से लगा सो गई थी। सुहानी के ऐसा करने से मोक्ष की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि सुहानी ने उसके हाथ को अपने सीने से छिपा लिया था और मोक्ष को अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट सा फील हो रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके माथे से हल्का पसीना आने लगता है। मोक्ष अपने हाथ को सुहानी के सीने से हटाने लगता है, पर जैसे ही सुहानी उसका एहसास होता है, वो दोबारा उसके हाथ को अपने सीने से और कस देती है। अब तो मोक्ष की बची कुची हिम्मत भी जवाब देने लगती है। वो सुहानी के पास आकर उसके ऊपर झुकने लगता है और एकटक उसके चेहरे को देखता है, जो सोते हुए और भी प्यारा लग रहा था। वो उसके चेहरे को देख ही रहा था कि उसकी नज़र सुहानी के गुलाबी होठों पर पड़ती है, जिसे देख अब मोक्ष का तो गला ही सूखने लगता है। मोक्ष सुहानी के होठों को देखते हुए नीचे की तरफ झुकने लगता है। वो सुहानी और मोक्ष के होठों के बीच में सिर्फ 2 इंच की दूरी थी। सुहानी इससे बेखबर अभी भी चैन की नींद सो रही थी। मोक्ष अब उस दूरी को ख़त्म कर देता है और सुहानी के नरम होठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है और उन्हें प्यार से चूमने लगता है। लेकिन जब मोक्ष के होंठ सुहानी के सॉफ्ट होंठों का टच महसूस होता है, तो अभी जो प्यार से उसके होंठों को चूम रहा था, अब उसकी वो किस डीप होने लगती है। सुहानी को जब अपने होंठों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ, तो वो घबरा जाती है और तुरंत अपनी आँखें खोल देती है। लेकिन जब उसकी नज़र मोक्ष के हैंडसम चेहरे पर पड़ती है, तो उसकी घबराहट थोड़ा दूर होता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मोक्ष क्या कर रहा है, तो उसे खुद से दूर करने लगती है। पर अफ़सोस वो कर नहीं पाती। मोक्ष जब सुहानी का खुद को छुड़ाने का एहसास होता है, तो अपने हाथ उसकी कमर में डालते उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे और ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। मोक्ष जो अब तक प्यार से सुहानी के होठों को किस कर रहा था, अब उसकी किस बहुत ही डार्क हो गई थी और वो सुहानी के होठों को बाइट भी किया जा रहा था। सुहानी को अब अपने होठों में दर्द महसूस होने लगता है और वो मोक्ष के कंधों में अपने हाथों से मारने लगती है। मोक्ष को जब इसका एहसास होता है, तो वो सुहानी के होठों से दूर हो जाता है। सुहानी उसके दूर होते ही लंबी-लंबी साँस लेने लगती है। हल्का-हल्का ब्लड निकल रहा था। मोक्ष सुहानी के होठों को देखता है, तो अपने अंगूठे से उन्हें सहलाने लगता है। सुहानी जिसकी सांसें अभी-अभी नॉर्मल हुई थी, वो मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष भी सुहानी की आँखों में एकटक देख रहा होता है। मोक्ष की आँखों में इस वक़्त बहुत सारे जज़्बात दिख रहे थे और वो उन्हीं जज़्बातों के साथ जुनूनियत लिए सुहानी को देख रहा था। लेकिन हमारी सुहानी मैडम ठहरी छोटी मासूम सी बच्ची, उन्हें वैसे ही मोक्ष की बातें समझ नहीं आती, तो ये आँखों के जज़्बात क्या ही समझ आते। लेकिन सुहानी मोक्ष की आँखों में देखते हुए अचानक ही अपनी नज़रें नीची कर लेती है। उसका चेहरा इस समय लाल हो गया था। अब क्यों, ये तो वही जाने। उसे मोक्ष का करीब आना हमेशा उसको अलग सी फीलिंग का एहसास कराता था। उसे अच्छा भी लगता था और घबराहट भी होती थी। अब ये क्यों होता था उसे नहीं पता। मोक्ष सुहानी की झुकी पलकें देख उसके चेहरे में प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती है और वो झुककर सुहानी की आंखों को बारी-बारी चूम लेता है। मोक्ष अब उसके ऊपर से हट जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष सुहानी को वॉश बेसिन के सामने बिठा देता है, फिर उसके माथे पर किस करके बाथ टब में पानी भरते हुए बोला, रैबिट तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हें पता है ना, आज मॉम ने हमारे लिए पूजा रखी है और अगर हम ही लेट हो गए तो मॉम डांटेगी। मोक्ष उसे प्यार से समझाता है। वो हमेशा ही सुहानी को किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता था। उसकी हर एक काम वो खुद अपने हाथों से करता था, क्योंकि सुहानी ने जैसे पिछले 10 सालों से अनाथों की ज़िंदगी जी थी, वो नहीं चाहता था कि सुहानी पहले जिस तकलीफ में रही उन्हें थोड़ा-सा भी याद करे और मोक्ष की ये कोशिश कामयाब भी रही। सुहानी अनाथ आश्रम में कैसे जीती थी, मोक्ष के साथ रहकर वो सब भूल गई थी। मोक्ष सुहानी को गोद में उठा के उसे बाथ टब में बिठा देता है। मोक्ष अब खड़ा हो जाता है और सुहानी को देख के कहता है, तुम नहा के तैयार हो जाना, मैं स्टडी रूम में बाथरूम में शावर ले लूँगा। नीचे थोड़ी देर में पंडित जी भी आते ही होंगे। उसकी बात सुन सुहानी हमें अपना सिर हिला देती है, तो मोक्ष एक नज़र उसे देख वॉशरूम से बाहर आ जाता है। मोक्ष स्टडी रूम का वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। हॉल में नीचे निहारिका जी तैयार होकर आ गई थी, पंडित जी भी आ गए थे। वो पूजा की कुछ ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करने को कहते हैं। निहारिका जी
उनके द्वारा बताए गए सारी सामग्री इकट्ठा करने में लगी हुई थी। राजी, केविन, आर्यन भी वहीं पर उनके साथ सोफे में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ मान भी आकर बैठ जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। मान केविन को देख के पूछता है, मोक्ष कहाँ है? वो अभी तैयार नहीं हुआ। उसकी बात सुन आर्यन बोला, अरे मान भाई, आपको पता नहीं है, आजकल हमारे भाई किसी के नए नहीं बने हुए तो पहले वो उनको तैयार कर रहे होंगे। आर्यन की बात सुन सब हँसने लगते हैं। निहारिका जी उनको हँसता देख उनके पास आते हुए बोली, क्यों मेरे बेटे पर हँस रहे हैं आप सब? आप सबने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसे आप सब मोक्ष की नैनी समझ रहे हैं। आज उसी बच्ची के कारण हमारे मोक्ष के चेहरे में खुशी दिखती है। वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और टाइम से आजकल घर आ रहा है। निहारिका जी की बात सुन सबको याद आता है कि निहारिका जी जो कह रही है सही कह रही है और वो सब हमें अपना सिर हिला देते हैं। ये बात भी सही थी। मोक्ष अब पहले की तरह रूड, एरोगेंट पर्सनैलिटी वाला मोक्ष खुराना नहीं, केयरिंग और पॉजेसिव मोक्ष खुराना बन गया था। मोक्ष का कमरा इधर का अलग ही सीन चल रहा था। जैसे आर्यन ने कहा था वही हो रहा था। मोक्ष सुहानी को साड़ी पहनाने में बिजी था क्योंकि जब मोक्ष फ्रेश होकर कमरे में आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि सुहानी पूरी साड़ी में उलझी हुई थी और अपने इर्द गिर्द घूमकर पता नहीं क्या खोज रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था शायद साड़ी का पल्लू ढूंढ रही थी, पर बेचारी को मिलता कहाँ से। उसने तो उसे भी अपने ऊपर पूरा उलझा दिया था। उसने अपने ऊपर पूरी साड़ी लपेट के रखी थी और उसका मुंह फुला हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे पहने। उसने तो पूरी ही साड़ी को अपने ऊपर लपेटा हुआ था। मोक्ष जो दरवाजे से उसकी हरकतें देख रहा था, उसको उस पर हंसी आ रही थी। उसने खुद को नॉर्मल कर उसके पास आकर थोड़ा सर्द आवाज में बोला, रैबिट ये क्या कर रही हो? सुहानी जैसे ही मोक्ष की आवाज़ सुनते अपना मुंह फुला के उसे देखते बोली, अब भी देखो ना, ये मुझसे हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है इसे पहनते कैसे हैं। मोक्ष सुहानी के फूले हुए गालों को देखता है जिसे वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी, लेकिन मोक्ष फिर भी अपनी आवाज़ में सख्ती बरकरार रखते बोला, जब तुम्हें साड़ी पहनना आता नहीं था तो तुम्हें किसने कहा था ये पहनने को? सुहानी मायूसी से वो एक मेड ले आई थी। उसने बोला, मम्मा ने भेजी है। उन्होंने कहा है पूजा में साड़ी पहन के ही बैठना है, पर अब मैं क्या करूँ? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं है। इतना बोल सुहानी की आंखों में नमी तैर जाती है। निहारिका जी को इस चीज़ का ध्यान ही नहीं था कि सुहानी छोटी बच्ची है, उसे साड़ी पहनना नहीं आता होगा। पर वो खुद सुबह से काम में इतनी बिजी थी कि उनके दिमाग से ये बात ही निकल गई थी। मोक्ष उसकी आंखों में नमी देख उसके पास आते बोला, रिलैक्स रैबिट, मैं हेल्प कर दूंगा, रोना बंद करो। उसके आंसू साफ करते बोला। सुहानी उसकी बात सुन अपनी चमकती आंखों से उसे देखते बोली, सच्ची अभी आपको साड़ी पहनाना आता है? मोक्ष नामे अपना सिर हिलाता है। नहीं, फ़ोन में देख के पहनाने की कोशिश करूंगा। इतना बोलूं अपने फ़ोन में साड़ी कैसे लगाते हैं वीडियो लगाता है और उसकी साड़ी पहनाने लगता है। मोक्ष का हाथ जैसे ही सुहानी की कमर में टच करता है, सुहानी को अपने शरीर में सिहरन सी उठने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर देती है। मोक्ष का ध्यान तो पूरा साड़ी लगाने में था, उसने सुहानी पर ध्यान नहीं दिया था। करीब 20 मिनट की मेहनत के बाद मोक्ष ने सुहानी की साड़ी लगा दी थी। वो जैसे ही उसकी साड़ी लगा के उसे देखने लगता है, सुहानी को जब अपने शरीर में मोक्ष की छुअन का कोई एहसास नहीं होता तो वो आंखें खोल सामने देखने लगती है, तो उसकी नज़र मोक्ष से मिलती है जो उसे स्माइल करते हुए देख रहा था क्योंकि सुहानी का चेहरा सुर्ख लाल पड़ा हुआ था। पहले तो मोक्ष को समझ नहीं आता कि सुहानी का चेहरा ऐसे लाल क्यों हो गया है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सुहानी की आंखों में गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई क्योंकि उसे एहसास हो गया था सुहानी को उसके छूने से इफ़ेक्ट होता है। उसे अपने इस प्यारी सी मासूम बेबी पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो उसे देखता रहता है। मोक्ष आगे बढ़ सुहानी के गालों में किस करता है तो सुहानी शर्मा के उसके सीने में अपना चेहरा छिपा देती है। मोक्ष उसे देख उसके सिर को प्यार से चूम लेता है, फिर उसे खुद से दूर कर उसके हाथ पकड़ ड्रेसिंग के सामने बिठाते हुए उसके बाल बनाने लगता है और फिर हल्का-फुल्का टचअप करता है। सब हो जाने के बाद मोक्ष सुहानी के माथे में बिंदी लगाता है और लास्ट में सिंदूर की डिब्बी को उठा के उसमें से एक चुटकी सिंदूर ले उसकी मांग में भर देता है, फिर उसके माथे को चूम लेता है। मोक्ष जब उससे दूर होकर उसे देखने लगता है तो उसे देखता ही रह जाता है। रूबी लाल सीक्वेंस जॉर्जेट साड़ी में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मोक्ष के नाम का मंगलसूत्र और डायमंड का वो नेकलेस, कानों में डायमंड के इयररिंग्स, होठों पर न्यूड रेड लिपस्टिक की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। सुहानी मोक्ष को खुद को ऐसे देखता देख उससे पूछती है, हब्बी क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? सुहानी के बोलने से मोक्ष अपने सेंस में आता है और सुहानी को देखते हुए उसके पास आकर बोला, नहीं रैबिट, तुम तो बहुत सुंदर दिख रही हो, लाइक अ प्रिंसेस। मोक्ष की बात सुहानी सुनकर खुश होते हुए बोली, सच में हबी? मोक्ष उसके माथे को जुनून से चूमते हुए बोला, मुच्ची रैबिट। मोक्ष अब सुहानी को सोफे में बिठाते हुए बोला, रैबिट तुम तब तक यहाँ पर बैठी रहो, मैं भी चेंज करके आता हूँ, यहाँ से हिलना मत, फिर साथ में चलेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये न्यू स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।